एक रात मैं स्टेशन पर खड़ा सवारी का इंतज़ार कर रहा था कि सामने से एक बूढ़ी औरत ट्रेन से उतरी और गाड़ी में बैठकर मॉल की तरफ चलने को कहा। उसके पास भारी भारी बैग्स थे। अचानक बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक आया और वो मर गई। मेरी माँ को कैंसर था। माँ के इलाज के लिए मैं रात के समय स्टेशन पर टैक्सी चलाता था। मैंने उसके घर वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता न चला। एक रात मेरी नज़र उसके बैगों पर पड़ी। बैग खोलकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें तो रात के 3 बज चुके थे। नींद से मेरी आंखें बोझल थीं और सर्दी इतनी ज़्यादा थी मानो शरीर में सुइयां चुभ रही हों। लेकिन मैं घर नहीं जा सकता था। मैंने बेताबी से टैक्सी स्टैंड पर दूर दूर तक नज़र दौड़ाई। कोई सवारी आती भी दिखाई नहीं दे रही थी। कल सुबह माँ को अस्पताल लेकर जाना था। दवाइयों का एक लंबा खर्चा है जिसके लिए पैसों की आवश्यकता है। मैंने खुद को याद दिलाया और एक बार फिर से अपनी जेब में पड़े हुए 100 के वो कुछ नोट निकाल कर देखे। इनके अलावा मेरे पास कोई रुपया नहीं था। माँ को कैंसर था, जिसकी दवाइयाँ इतनी महंगी थी कि मेरी महीने भर की सैलरी चुटकियों में उड़ जाती थी। मजबूरन मुझे रात के समय स्टेशन पर टैक्सी चलानी पड़ती थी। यहाँ से जो पैसे मिलते उनसे मैं जैसे तैसे करके माँ का इलाज करवा तो रहा था, लेकिन मुझे कोई उम्मीद ना थी। माँ की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी आंखों में माँ के दुख का सोचकर आंसू आने लगे। वो बेचारी भूखी प्यासी मेरा इंतज़ार करती करती सो जाया करती थी। खाना बनाने की उसमें हिम्मत ना थी। मैं ही टैक्सी लेकर निकलने से पहले कुछ उल्टा सीधा बनाकर रखाया करता था, लेकिन जब भी घर आ जाता तो वो खाना यूं ही मेज़ पर पड़े पड़े ठंडा हो जाता। माँ भूखी सो चुकी होती थी। मैं अपने विचारों में गुम था। जब दूर से मुझे ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी, मैं होशियार होकर खड़ा हो गया। ट्रेन रुकती तो शायद कोई न कोई यात्री टैक्सी बुक करता, और शोर मचाती हुई ट्रेन पटरी पर आकर रुकी तो एक एक करके यात्री उतरने लगे। इतने ज़्यादा लोग तो थे ही नहीं, बस इक्का दुक्का यात्री ही थे। तभी मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए अपने 2 भारी भारी बैग ट्रेन से नीचे उतार रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बुढ़िया को देखकर तो ऐसा लगता था कि वो किसी घर में काम करती होगी। उसके कपड़े बहुत ही पुराने और फटे हुए थे। सर के बाल सफ़ेद और उलझे हुए, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, और बैग भी फटे पुराने थे और मिट्टी से गंदे हो रखे थे। लेकिन वो इतने ध्यान से उन्हें उतार उतार कर नीचे रख रही थी कि मुझे हंसी आ गई। इस बुढ़िया को कौन रात के समय लेकर जाएगा। मैं जल्दी से उसकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। ऐसे बूढ़े यात्रियों से तो मैं बचा ही करता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कान में कुछ अजीब सी आवाज़ें टकराई। मैंने पलट कर देखा। कुछ नशेड़ी उस बुढ़िया को अपने घेरे में लिए हुए खड़े थे। क्या माल छुपा रखा है बुढ़िया इन बैगों में? हमें भी तो थोड़ा हिस्सा दे दे, कुछ हमारा भी भला हो जाए। एक नशेड़ी ने झूमते हुए बुढ़िया के बैग को पकड़ना चाहा, लेकिन वो घबराकर पीछे हटी। उसने बैग उठाकर अपने सीने से लगा लिया और दूसरे बैग को घसीटकर अपने पास कर लिया। छोड़ दो मुझे, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे पहले ही बड़ी देर हो गई है। बुढ़िया की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, मगर स्टेशन पर खड़े हुए नशेड़ी शायद इस बुढ़िया को परेशान करना चाहते थे। वह क्या बाल है इस उम्र में भी इस बुढ़िया के। एक नशेड़ी ने आगे बढ़कर बुढ़िया के बालों को खींचा तो दूसरे नशेड़ी जोर जोर से हंसने लगे। अरे औरत की उम्र नहीं देखते, जवान हो या बूढ़ी, आखिर होती तो औरत ही है ना। ये भी औरत है। एक नशेड़ी ने दूसरे को आंख मारी तो बुढ़िया बुरी तरह से घबरा गई और जल्दी से उनसे बचकर चलने लगी। लेकिन वो कभी उसको दाएं ओर घसीटते और कभी बाएं ओर, कभी उसके बैग खींचने की कोशिश करने लगते। वो इसी कोशिश में थे कि बुढ़िया जान छुड़ाने के लिए कुछ पैसे उन्हें दे दे, ताकि वो जाकर अपना नशा खरीद ले। लेकिन बुढ़िया बुरी तरह से घबरा गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो उनकी माँ के बराबर की उम्र की थी। मैंने ज़मीन पर पड़े हुए 2-3 बड़े बड़े पत्थर उठाए और खींचकर नशेड़ियों को दे मारे। चलो भागो यहाँ से। खबरदार जी, इस औरत को परेशान किया, शर्म नहीं आती। हट्टे कट्टे मर्द को भागकर अपनी ओर बढ़ते देखकर नशेड़ी घबरा गए और फौरन रफू चक्कर हो गए। बुढ़िया अपने बैग को सीने से लगाए आंसू भरी आंखों से मुझे देख रही थी। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, अगर तुम ना आते तो ना जाने ये घटिया लोग क्या करते। वो बोली तो मैंने एक ठंडी सांस ली। कहाँ जाना है आपको माँ जी? मेरे पूछने पर उसने जल्दी से शहर के एक मशहूर शॉपिंग मॉल का नाम लिया। मुझे वहाँ जाना है, जल्दी
से मुझे वहाँ ले चल। बुढ़िया ने कहा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने एक बार सर से पैर तक उसे ध्यान से देखा। वह कहीं से भी अमीर औरत नहीं लगती थी। पैरों में 2 पट्टी चप्पल थी जिसके तलवे घिस चुके थे। कपड़े पुराने और हुलिया भी ख़राब था। फिर मुझे याद आया, शॉपिंग मॉल के पीछे की तरफ गरीबों की बस्ती थी। शायद इस औरत का वहीं से कोई संबंध होगा। ना चाहते हुए भी मैंने सर हिलाया और उसके दोनों बैग उठाकर गाड़ी के पिछले हिस्से में रख दिए। बैग बहुत भारी थे। उन्हें उठाते हुए बस मुझे पसीने आ गया। बुढ़िया खामोशी से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ दूर जाते ही मुझे बूढ़ी औरत की सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। मैं सवारियों के प्राइवेट मैटर में ज़्यादा नहीं बोलता, इसलिए मैं खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। उस शॉपिंग मॉल के सामने जाकर मैंने गाड़ी रोकी। माँ जी, किधर उतरना है आपको? रात के इस समय आप शॉपिंग तो नहीं कर सकती, मैंने उनसे पूछा, मगर पीछे से कोई आवाज़ ना आई। मैं चिढ़ गया। मेरी खुद की आंखें नींद से ओझल हो रही थीं। मैं अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर पीछे आया। माँ जी, गाड़ी में सोने के लिए नहीं बिठाया था, आप नीचे उतरो, शॉपिंग मॉल आ गया है, मैंने गुस्से से कहा। तो मेरे हिलाने पर बुढ़िया एक और को लुढ़क गई। मेरे तो होश उड़ गए थे क्योंकि बुढ़िया की सांसें चल ही नहीं रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसकी धड़कन चेक की और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो बुढ़िया मर चुकी थी। मैंने घबरा कर दाएं बाएं देखा। रात के सन्नाटे में आसपास कोई न था। शॉपिंग मॉल की लाइटें तो चमक रही थीं, मगर इस समय वो भी खाली था। अब ये क्या मुसीबत है? ना जाने ये बुढ़िया कौन है? मुझे तो ये तक ना पता है था। मैंने घबरा कर उसको चेक किया। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई आईडी। मुझे कहीं से पता ना चला कि ये बुढ़िया कौन है और उसकी लाश को मैं किसके हवाले करूं। उसके 2 बड़े बड़े भारी बैग्स के ऊपर ताले लगे हुए थे। चाहकर भी मैं इन तालों को खोल ना सका। तंग आकर मैंने गाड़ी को सरकारी अस्पताल की ओर मोड़ दिया। मुझे पता था सरकारी अस्पताल वाले खामोशी से उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। मैंने उनकी लाश को अस्पताल में स्ट्रेचर पर छोड़ा और तेज़ी से निकलकर वापस अपनी गाड़ी में आ बैठा। सुबह हो चुकी थी। नौकरी पर जाने का भी समय हो रहा था। मुझे झुंझलाहट हुई। पेट्रोल भी बर्बाद हुआ और बुढ़िया ने 1 रुपया भी ना दिया था। न जाने वो थी कौन। यही सब बात सोचते हुए मैं वापस अपने घर आ गया। अंदर मेरी माँ दर्द से कराह रही थी। चिंता मत करो माँ, आज मैं रात जल्दी वापस आ आऊँगा तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा, मैंने कहा। लेकिन उन्होंने सिर्फ सर ही हिलाया। टैक्सी खड़ी करके मैं उल्टा ही था कि मेरी नज़र उन 2 बैग्स पर पड़ी, मगर मेरे पास फ़िलहाल समय ना था। मैंने उन दोनों बैग्स को उठाया और अंदर अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। अचानक ही मुझे अपने कमरे में एक अजीब सी बदबू लगी, मगर मेरे पास ज़्यादा समय ना था। मैं जल्दी से तैयार होकर नौकरी पर चला गया। नौकरी पर एक नई परेशानी मेरी प्रतीक्षा देख रही थी। मेरा पुराना बूढ़ा बॉस बीमार होकर घर में पड़ा था और उसका जवान बेटा उसकी सीट पर बैठा था। उसने जाते ही मुझे आंखें निकाल कर देखा। ये कोई समय है ऑफिस आने का? ना जाने पिताजी ने भी कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर रखा है। मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया तो जल्दी तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, उसने आंखें निकाल कर मुझे धमकी दी। उसने मेरा काम भी बढ़ा दिया। सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगीं। 4 बजे के समय मेरे मोबाइल पर माँ का फ़ोन आने लगा। मैंने घबरा कर फ़ोन कान से लगाया। जल्दी घर आ जा सुमित, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे अस्पताल ले चल, माँ ने कहा। तो मैं घबरा गया। छुट्टी होने पे अभी कुछ टाइम बाकी था। मैंने मालिक से छुट्टी मांगी तो उसने खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखा। छुट्टी के पैसे नहीं मिलते, काम के मिलते हैं। तुम जैसे लोगों की आदत होती है, जितने घंटे तुम छुट्टी करोगे उतने घंटे मैं पैसे काटूंगा, उसने कहा। तो मैं अपने आंसू पीकर रह गया। मेरी माँ सच में बहुत दर्द में थी। उन्हें लेकर भागा भागा मैं अस्पताल पहुँचा। उनकी हालत बिगड़ गई है। अब इनका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। दवाइयों का भी अब कोई असर नहीं होगा, डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया। मेरे तो होश उड़ गए। डॉक्टर ने मुझे जब ऑपरेशन पर होने वाले खर्चे के बारे में बताया तो मेरे हाल ये हो गया कि काटूँ तो शरीर में खून नहीं, लाखों रुपए
रुपए तो मैं अगले कई सालों में भी जमा नहीं कर सकता था और डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 10 दिन का समय दिया था। माँ को लेकर मैं वापस घर आ गया। आज स्टेशन पर जाने का दिल नहीं कर रहा था। थका हारा अपने कमरे में लेटे मैं सोचने लगा। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि वो ही बदबू जो कल आ रही थी आज फिर आ रही है और आज वो बदबू काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने उठकर दाएं बाएं देखा, कमरे में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जिसमें बदबू आ रही थी। मैं करवट बदल कर लेट गया, लेकिन वो बदबू अजीब सी थी। यूँ लग रहा था जिससे किसी जानवर की लाश सड़ रही हो। कुछ देर में करवट बदलता रहा। माँ के इलाज के लिए रुपए कहाँ से जमा करूँ, ये सोचता रहा, मगर कोई रास्ता नज़र न आया। थक हार कर मैं उठ खड़ा हुआ। टैक्सी स्टैंड पर ही चला जाता हूँ, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। मैंने एक बार फिर से टैक्सी निकाली और स्टेशन की ओर जाने लगा। रात गहरी होती जा रही थी और साथ ही साथ ठंड भी पड़ रही थी। टैक्सी स्टैंड पर चहल पहल थी। स्टेशन पर ट्रेन आकर खड़ी हुई थी। क्योंकि अभी रात ज़्यादा नहीं हुई थी, इसलिए बहुत से यात्री नीचे उतर रहे थे, मगर उनमें से कोई भी मेरी टैक्सी पर नहीं बैठा था। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। स्टेशन पर सन्नाटा छाया चला गया। रात 2 बजे का समय था जब मेरी नज़र 2 पुलिस वालों पर पड़ी। वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कुछ देर बात की। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ की छानबीन कर रहे हैं। वो काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे, नशेड़ियों की भी पकड़ कर कुछ पूछताछ करते रहे। एक बार मुझे लगा नशेड़ियों ने मेरी ओर इशारा करते हुए कोई बात की। पुलिस वालों ने मेरी ओर देखा तो मैं काफ़ी घबरा गया। मुझे पुलिस से हमेशा ही डर लगा करता था। मुझे याद था कि कल रात एक बुढ़िया मेरी गाड़ी में मर गई थी। कहीं मैं किसी मुसीबत में ही ना फंस जाऊं। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगा और फटाफट गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन अच्छा था कि पुलिस वाले मेरी ओर नहीं आए और कोई फ़ोन आ गया था। फ़ोन सुनते ही वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए और वो चले गए। तो मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर टहलता हुआ स्टेशन मास्टर के पास आ गया। क्या कह रहे थे ये पुलिस वाले आधी रात को यहाँ स्टेशन पर क्या करने आए थे? मैंने शरीर अंदाज में स्टेशन मास्टर से पूछा तो वो मुंह बनाते हुए बोला, कल रात स्टेशन से एक बुढ़िया गायब हो गई है। ये पुलिस वाले उसी की तलाश करते हुए फिर रहे हैं। पता नहीं कौन थी, लेकिन इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे उस बुढ़िया को गायब करने वाले को जान से ही मार डालेंगे। स्टेशन मास्टर ने कहा तो मेरे ये पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ज़िंदगी में पहली ही मुसीबतों कम नहीं थी कि अब ये बुढ़िया की लाश वाला चक्कर मेरे गले पड़ गया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसकी ये लाश गई कहाँ। अस्पताल वालों ने खुद ही से उसका अंतिम संस्कार कर दिया होगा। कहीं किसी को पता ना चल जाए कि वो मेरी गाड़ी में बैठी थी। मेरे पास तो पुलिस वालों की रिश्वत देने के भी पैसे नहीं थे। मैं घबराकर टैक्सी में बैठकर वापस अपने घर चला आया। मेरे कमरे में अब कल की अपेक्षा ज़्यादा बदबू आ रही थी, मगर मुझे कमरे में कोई ऐसी चीज़ भी तो नज़र नहीं आ रही थी। शायद कहीं किसी कोने में चूहा मर गया होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी और लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। नौकरी पर जाते ही मैंने अपने मालिक से उधार रुपयों की बात की। मेरे पास और कोई रास्ता ना था। इतने रुपयों का सुनकर वो मुझे यूँ देखने लगा जैसे मैं किसी और ग्रह से आया हूँ। काम तो तुम जैसे लोगों से होता नहीं है और पैसे तुम लोगों को एडवांस चाहिए। मैं तुम्हारी शक्ल देखते ही समझ गया था कि तुम एक निकम्मे और कामचोर इंसान हो जो एडवांस रुपए लेकर गायब हो जाएगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, बल्कि इस महीने की सैलरी भी मैं तुम्हारा काम देखने के बाद ही तुम्हें दूंगा। मालिक ने मुझे सख्ती से जवाब दिया तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। माँ की बिगड़ती हालत और खाली जेब मुझे एहसास दिला रही थी कि दुनिया में मेरी अस्तित्व किसी बोझ से कम नहीं है। मैं वापस जाकर अपना काम करने लगा। शाम टेरों में छुट्टी हुई। मैंने तब तक अपने साथ काम करने वालों से रुपयों का पूछ लिया था, मगर किसी के पास इतने रुपए थे ही नहीं। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए एक लंबी लाइन लगी थी, वहाँ लेकर जाना संभव नहीं था। माँ इलाज से पहले ही मर जाती। जैसे तैसे करके मुझे रुपयों की व्यवस्था तो करनी ही थी। उस रात मैं टैक्सी लेकर बड़ी देर तक मारा फिरता रहा। स्टेशन की तरफ जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। कल नज़र आने वाली पुलिस वालों के डर अभी तक मेरे दिल पर सवार था, लेकिन कुछ तो करना ही था। टैक्सी का किराया भी तो हर महीने भरना ही था। मैंने ना चाहते हुए भी मैं अपनी टैक्सी को स्टेशन की ओर मोड़ा लिया। अचानक ही रोड पार करते हुए दाएं ओर से कोई मेरी गाड़ी से टकरा गया। मैंने घबराकर ब्रेक दबा दी। अब क्या कोई नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई? मैंने घबराकर सोचा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल
खोलकर नीचे उतर आया। गाड़ी से टकराकर गिरने वाली एक सुंदर लड़की थी। महंगे कपड़े, महंगे जूते और साथ में महंगा बैग देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो एक अच्छे और अमीर परिवार से संबंध रखती है। शुक्र था कि उसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी। वो अपने आप को संभाले कर खड़ी हो रही थी। माफ़ कीजिएगा मैडम, मैंने आपको देखा नहीं और गलती से आपको मेरी गाड़ी लग गई, मैंने शर्मिंदगी से कहा तो उसने धीरे से सर हिला दिया। कोई बात नहीं, मैं खुद भी परेशान थी इसलिए शायद मैं तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गई, उसने कहा। वो इतनी सुंदर थी कि मैं पूछना चाहता था कि वो क्यों परेशान है। शायद मैं उसकी परेशानी हल कर सकूं, मगर वो जल्दी से रोड क्रॉस करके दूसरी ओर चली गई। मैं भी वापस गाड़ी में बैठकर स्टेशन की ओर चला आया। आज पुलिस वाले तो नहीं आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि यहाँ खड़ा हर शख्स मुझे घूर घूर कर देख रहा है। एक दो सवारी मिली थी, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे पैसे न दिए। स्टेशन मास्टर मुझे दूर से खड़ा बड़ी देर से घूर रहा था। फिर आखिरकार वो मेरे पास आ गया। क्या बात है सुमित, लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो, आजकल बड़े उलझे उलझे रहते हो, उन्होंने पूछा। तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इन्हें पता तो नहीं चल गया कि उस बुढ़िया को गाड़ी में बैठाकर मैं लेकर गया था। पुलिस वालों का कोई दीन धर्म नहीं होता। हो सकता है वो मुझे ही बुढ़िया के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़कर जेल करवा दें। तब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं मास्टर जी, बस माँ के इलाज के लिए परेशान हूँ। मैंने घबराकर बात को टाल दिया और जल्दी से गाड़ी में बैठकर वापस घर की ओर भाग आया। घर की हालत बुरी थी। माँ अंदर लेटी रात के इस समय भी बुरी तरह से खांस रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और घर में इतनी बदबू भर गई थी कि अंदर पैर रखना भी कठिन हो रहा था। आखिरकार ये सब कुछ किस कारण है? मैं चारपाई पर लेटा परेशानी से सोच रहा था। कमरे में दम घुट रहा था और तभी मेरी नज़र कोने में रखे उस बुढ़िया के 2 बैगों की ओर पड़ी। मैं चौंक गया। इन बैगों की ओर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था। ना जाने वो बुढ़िया इन बैग के अंदर क्या भर कर लेकर जा रही थी। मैं उठकर उन बैग के पास चला गया और बैग के करीब जाते ही मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। बदबू के ये झोंके इसी बैग के अंदर से उठ रहे थे। उस बुढ़िया की सूरत मेरी आंखों में घूम गई। वह संदिग्ध और रहस्यमयी ही लग रही थी। कहीं बैगों के अंदर उसने किसी लाश को तो नहीं छुपा रखा था। मैंने सोचा तो मेरे पूरे शरीर में सनसनाहट सी होने लगी। मैंने घबराकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। एक के बाद एक मैं मुसीबतों में फंसता ही चला जा रहा था। अब तो मैं उस समय को कोस रहा था जब मैंने उस बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठाया था, लेकिन अब इन बैगों को खोलना भी तो ज़रूरी था। बैग तो खस्ता हाल और पुराने से थे, लेकिन उनकी ये चेन बंद करके उनके ऊपर बड़ा मजबूत ताला लगाया गया था। इस ताले को खोलने का तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं कमरे से निकला और किचन से बड़ी वाली हथौड़ी लेकर दोबारा कमरे में जा घुसा। सुमित, हथौड़ा लेकर कहाँ जा रहा है? मेरी माँ ने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से हथौड़ा अपने पीछे छुपा लिया। कुछ नहीं माँ, आप सो जाएं। कमरे में बेड पर एक कील निकली हुई है, उसे ही ठीक करने लगा हूँ। मैंने माँ को तसल्ली दी तो वो करवट बदल कर लेट गई। मैं अपने आप को संभाले हुए वापस अपने कमरे में आया। दोनों बैग मेरे सामने थे। मैंने हथौड़े से एक एक बैग के ताले के ऊपर मारना शुरू कर दिया। ताला बड़ा मजबूत था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ताला टूट गया। मैंने ताला खोलकर नीचे रखा और बैग की जिप खोली और एक पल के लिए तो मैं सकते में आ गया। बैग के अंदर ठूस ठूस कर सामान भरा गया था। ये सब उस बुढ़िया के कपड़े थे। आश्चर्य की बात ये थी कि ये कपड़े नए और चमकदार थे। बुढ़िया ने जो कपड़े पहने थे उनकी अपेक्षा में ये महंगे भी अधिक थे। मैं एक एक करके सारे कपड़े बाहर निकालता चला गया। बदबू कहाँ से आ रही थी अभी तक कुछ पता ना चला, क्योंकि बैग अंदर तो ऐसा कुछ ना था। साफ सुथरे कपड़े और आखिर में एक छोटा सा डब्बा पड़ा हुआ था। उस डब्बे में से बदबू नहीं आ रही थी। मैंने उसे लापरवाही से एक तरफ रखा और दूसरा बैग खोलने लगा। उसका ताला तोड़कर मैंने दाईं ओर को रखा और बैग खोला तो मैंने अपने नाक के ऊपर हाथ रख लिया। बदबू के जोगे इसी बैग के अंदर से आ रहे थे। कांपते हाथों से मैंने बैग की जिप खोली और उसे अपने सामने फैला लिया। कुछ कपड़े रखे थे और उन कपड़ों के साथ ही एक बड़ा सा डब्बा रखा हुआ था। बदबू उसी में से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से वो डब्बा खोला। अंदर तरह तरह के खाने थैलियों में पैक करके रखे हुए थे। ये फ्रोज़न खाने थे। शायद माँ जी घर का खाना खाने की आदी थी और यात्रा के लिए उन्होंने ये सारे खाने बैग के अंदर रखे थे।
या शायद वो ये सारा खाना लेकर अपने घर जा रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में खाना ख़राब होने के कारण ही कमरे में ये बदबू फैली हुई थी। वो सारा खाना सड़ चुका था। मैंने उसे निकाल कर एक तरफ रख दिया। इसके अलावा तो बैग में कुछ ना था। मुझे मायूसी सी होने लगी। मैंने दोनों बैगों की दीवार से लगा दिया। बुढ़िया के कपड़े इन्हें भला किस काम के थे। मैंने वो सारे उठाकर वापस बैग के अंदर डाल दिए। फिर छोटे से डब्बे पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने यूं ही आगे बढ़कर वो डब्बा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डब्बे के अंदर बहुत ही कीमती गहने थे। सोने की बनी मोटी मोटी चूड़ियाँ और गले के हार, अंगूठियाँ और कई गहने थे। शायद ये गहने उसी बुढ़िया के थे। कांपते हाथों से मैंने वो डब्बा बंद करके घर के सबसे सुरक्षित कोने में छुपा दिया। माँ के इलाज के लिए रुपयों की व्यवस्था होती हुई नज़र आ रही थी। मुझे खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। अब तो मुझे वो अनजान बुढ़िया बड़ी अच्छी लगने लगी थी। सुबह ये सारे गहने जाकर ज्वेलर को बेच दूंगा। माँ के इलाज के लिए रुपए मिल जाएंगे। मैंने पक्का इरादा किया, लेकिन उसी पल दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया। मैं काँप उठा। पुलिस वाले मेरी नज़र के आगे घूम गए। इस समय कौन आ गया, मैंने घबरा कर सोचा। बाहर हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। रात सुबह में बदल रही थी। माँ अपने कमरे में दर्द से कराती हुई लेटी थी। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। घर के दरवाजे के बाहर से दबी दबी सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था बाहर कई सारे लोग जमा हैं। मेरे पैर कांपने लगे। अगर पुलिस वाले हुए और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरी डर की से हालत ख़राब होने लगी। दरवाज़ा एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से बजा। इस बार मैं मजबूर हो गया कि जाकर दरवाज़ा खोल दूँ। कौन है, मैंने कपकपाते हाथ दरवाजे पर हाथ रखे। दरवाज़ा खोलो। क्या ये सुमित का घर है जो स्टेशन पर टैक्सी चलाता है? बाहर से एक कड़क आवाज़ आई तो मैं एक बार फिर काँप कर रह गया। ना चाहते हुए भी मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और दरवाज़ा खोलते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वहाँ 3 पुलिस वाले खड़े थे और खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर रहे थे। उनके साथ एक औरत और एक आदमी भी था। जी, मैं ही सुमित हूँ। मैं ही स्टेशन पर टैक्सी चलाता हूँ, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा तो पुलिस वाले लपक कर मेरे घर के अंदर आ गए। कुछ दिन पहले रात के समय तुमने एक बुढ़िया को टैक्सी स्टेशन में उठाया था। अब उस बुढ़िया का कहीं पता नहीं चल रहा। वो दिल की मरीज थी, उसे कहाँ पर छोड़ा तुमने? पुलिस वाले ने गुस्से से पूछा तो मैं कांपने लगा। डरते डरते मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि किस तरह बुढ़िया मेरी टैक्सी में बैठते ही भगवान को प्यारी हो गई थी और मैं उन्हें अस्पताल में छोड़ आया। पुलिस वाले के साथ आए हुए उस आदमी की आंखें हैरत से फैल गईं। अचानक उसने जेब से मोबाइल निकाला और टहलता हुआ ज़रा दूर गया। मुझे पता था कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब वो आदमी वापस मुड़ा तो उसके चेहरे पर बड़ी खुशी भरे भाव थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, तुमने मेरी माँ की लाश को कहीं इधर उधर नहीं फेंक दिया। अस्पताल वालों ने उन्हें मुर्दा घर में सुरक्षित रखा है। हम आज ही उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। हम सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो ज़बरदस्ती अकेले ही दूसरे शहर से यहाँ चली आईं और फिर गायब हो गईं। हम सब बड़े परेशान थे, लेकिन अब उनकी लाश मिल गई है तो हमारे दिलों को चैन आ गया है। उस आदमी ने कहा तो मुझे विश्वास नहीं आया कि मेरी जान इतनी जल्दी छूट गई है। अचानक ही वो आदमी बोला, मेरी माँ का कुछ सामान भी था, वो सामान अब कहाँ है? मैं उसे देखकर रह गया। अब तो मेरे ईमान पर बात आ गई थी। अंदर बुढ़िया के दोनों बैग पड़े थे, लेकिन उन गहनों का डब्बा मैं उस आदमी को नहीं देना चाहता था। एक तरफ मेरी माँ का इलाज था और दूसरी तरफ सामने खड़े ये लोग। अगर मैं वो डब्बा ना देता तो शायद पुलिस वाले मुझे पकड़ लेते, क्योंकि उन्हें पता तो था कि डिब्बे में उसकी माँ के गहने थे। मैं बेबस होता हुआ वापस अंदर गया और डब्बा और वो बैग निकाल कर उन लोगों के हवाले कर दिए। बैग के अंदर रखे कपड़ों को देखकर वह औरत इमोशनल हो गई। उसके चेहरे पर ध्यान गया तो मैं चौंक गया। ये वही लड़की थी जिसकी टक्कर मेरी टैक्सी से हुई थी। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमारी माँ का सामान हमें वापस कर दिया, उस औरत ने कहा और जल्दी से बैग के अंदर कपड़े रखकर उठ खड़ी हुई। वो सब मेरा धन्यवाद करते हुए घर से बाहर निकलते चले गए। मैं एक बार फिर खाली हाथ रह गया। मेरा दिल चाहा मैं फूट फूट कर रो दूँ। अंदर मेरी माँ मौत के सामने खड़ी थी और अब मैं उसका इलाज नहीं करवा सकता था। मैं खामोशी से अंदर कमरे में
बनाकर लेट गया। नौकरी पर जाने का समय हो रहा था, लेकिन मेरा दिल ही चाह रहा था कि मैं आज घर से बाहर निकलूं। चारपाई पर करवटें बदलते बदलते मुझे कई घंटे गुजर गए। अचानक दरवाज़ा एक बार फिर बजा। मैं हैरान होते हुए बाहर निकला तो सामने वही औरत खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। वो बूढ़िया मेरी माँ थी। मुझे ये तुम्हारी ईमानदारी ने बहुत प्रभावित किया। यहाँ से बाहर निकलते ही मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी की तो पता चला तुम अपनी माँ के कैंसर के इलाज के लिए परेशान हो। तुम्हें रुपए चाहिए थे, इसके बाद भी तुमने वो गहने जो माँ के बैग में थे नहीं चुराए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी माँ का सारा इलाज मैं खुद करवाऊंगी। जितना भी रुपया पैसा लगेगा तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उस औरत ने कहा तो मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। मेरी तो सारी परेशानी ही हल हो गई थी। उस औरत ने अपना कहा पूरा कर दिखाया। माँ का बहुत अच्छा इलाज होने लगा। उसने अपनी कंपनी में मुझे एक अच्छी नौकरी दे दी। विश्वास नहीं आता था कि ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी। एक साधारण सी भलाई ने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।